डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठमाला पुस्तक से बचपन में प्रेमचंद यह संस्मरण पढ़ेंगे। जैसा शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आप बचपन से ही इनकी कई रचनाएं पढ़ते आ रहे हैं, कई कहानियां आपने पढ़ी है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे यह कहानी नहीं बल्कि एक संस्मरण है। अब प्रश्न यह है कि संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर किसी विषय या फिर किसी व्यक्ति के बारे में किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण में लेखक अतीत की अनेक यादों में से कुछ अच्छे अच्छे अनुभवों को अपनी रचना में अभिव्यक्त करता है। इस पाठ में भी प्रेमचंद जी ने अपने बचपन की कुछ यादों को संग्रहित किया है। स्टूडेंट्स, मैं इस पाठ की हर एक खंड की व्याख्या करने से पहले आपको लेखक के अपने शब्दों को पढ़कर सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं, वाह बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है। चमरौदे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लेक्स के बूटों में भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था अब अंगूर और खीरमोहन में भी नहीं मिलता। तो इस खंड में लेखक ने बहुत ही सहज ढंग से कहा है कि उन्हें बचपन की यादें नहीं भूलती। उनके शब्दों से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि बचपन में उनकी अवस्था अच्छी नहीं थी, फिर भी बचपन को याद करके बहुत खुश हैं। उनको अपना कच्चा टूटा घर, प्याल का बिछौना याद आ रहा है। प्याल का अर्थात धान आदि के जो सूखे डंठल होते हैं उनसे बनाया हुआ बिस्तर। उनका नंगे बदन और नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ पर चढ़ना, सब कुछ उनको याद आ रहा है। लेखक कहते हैं कि बचपन में कच्चे चमड़े से बने जूते पहनकर उन्हें जितना आनंद आता था आज उनके फ्लेक्स के बूटों में नहीं मिलता। लेखक अपने बचपन की तुलना अपने वर्तमान से करते हुए यह भी कहते हैं कि उस समय पानी मिले गन्ने के रस में जो मज़ा था वह आज के गुलाब के शरबत में नहीं है। भुना चना या मटर और फिर कच्चे बेर खाने में उन्हें जो आनंद मिलता था वह आनंद उन्हें अंगूर और खीरमोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी, हलदर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना ही गैर हाजिरी का जुर्माना ही भरना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की भाड़ देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद स्टेशन मास्टर को भी न था। इस खंड में लेखक ने कहा है कि वे अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। इसके लिए उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। उस समय लेखक की उम्र 8 और हलदर की उम्र 10 वर्ष की थी। वे दोनों रोज़ सुबह बासी रोटियां खाकर और दोपहर के लिए भुना मटर और जौ ले जाते। लेखक को सब बातें याद आ रही है कि वे पढ़ने न जाकर घूमने निकल पड़ते, कभी सिपाहियों की परेड और बंदर या भालू का नाच देखते, कभी कभी वे रेलवे स्टेशन चले जाते। सब उन्हें आज याद आ रहे हैं। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे, मौलवीगिरी करने केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता तो हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर कलियां तोड़ ली तो कभी 10-5 ईख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। इन सौगातों को देखते ही
मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सज़ा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे भी पढ़ा करती थी। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे प्रेमचंद जी का यह संस्मरण पढ़ेंगे, हमें उनके बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे इसी खंड में मैंने अभी पढ़ा, लेखक बचपन में बहुत बहुत बदमाशियाँ करते थे। मौलवी साहब को परेशान करते थे, फिर उनके लिए तोहफे भी ले जाते थे। थोड़ी कलियाँ, 10-5 ईख, गेहूँ या जौ की बाली इत्यादि इत्यादि। और ये सब यदि न मिलते तो सज़ा से बचने के लिए कुछ और भी उपाय निकालते। तो इस तरह से वे बहुत बदमाशियाँ करते और साथ में पढ़ाई में भी बहुत लापरवाही बरतते। लेखक ने जैसे खुद ही कहा है कि मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक़ था, इसलिए उनके पास श्यामा, बुलबुल, दहियल आदि कई चिड़ियाँ थी जो कि उनके साथ, लेखक के साथ ही पढ़ा करते थे। और लेखक को मौलवी जी का पढ़ाया हुआ याद हो या ना हो, लेकिन उन चिड़ियों को सब कुछ याद हो जाता था। रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल सटा हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की ज़रूरत, ना कोट की, ना थापी की। मज़े से किसी पेड़ से टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं, पर हम अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। लेखक के गांव में रामलीला का आयोजन होता था और लेखक को इसमें बहुत मज़ा आता था। रामलीला अर्थात राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की घटनाओं का होने वाला आयोजन। इस खंड में लेखक यह भी कहते हैं कि रामलीला के पात्रों की सजावट के समय वे दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करते, जिससे उन्हें बहुत आनंद मिलता। आनंद इतना कि उन्हें आज अपने पेंशन लेने में भी नहीं मिलता। अब लेखक को बचपन में खेले गए खेलों की भी याद आती है। वे गुल्ली डंडा को सर्वश्रेष्ठ खेल मानते हैं क्योंकि इस खेल में उन्हें सर्वाधिक आनंद मिलता था। इन्होंने विलायती खेलों के साथ तुलना करते हुए कहा कि विलायती खेलों के सामान बहुत महंगे होते हैं। इसके विपरीत गुल्ली डंडा खेलने के लिए किसी सामान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेखक ने यह शिकायत की है कि आज हम सब विदेशी चीज़ों को पसंद करते करते अपने शौक़, अपनी रुचि सब भूल गए हैं। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ले से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली डंडा ही सब खेलों से अच्छा लगता है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनी काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों की जमघट, वह लड़ाई झगड़े, मान मनोबल, वह सरल स्वभाव। अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। हमें ना नहाने की सुध है, ना खाने की। गुल्ली है ज़रा सी, पर उनमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है।
इस खंड में लेखक यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आज विद्यालयों में भारतीय खेलों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्हें खेलने के लिए दाम नहीं देने पड़ते हैं। जहाँ तक चोट लगने का डर है, वह तो हर खेल में है। तो स्टूडेंट्स, इस संस्मरण में लेखक ने अपनी बचपन की यादों को अपने शब्दों से सजाया है। इस पाठ से यह तो स्पष्ट है कि जब लेखक इस संस्मरण को लिख रहे थे तब वे अपने काम से निवृत्त हो चुके थे और उन्हें बचपन की अच्छी अच्छी यादों ने घेर लिया था। लेखक ने सब घटनाओं को बहुत ही रोचक ढंग से लिखा है। उन्हें सब कुछ याद आ रहा था। प्रातःकाल उनका घर से निकलना, पेड़ पर चढ़कर टहनी काटना, उससे गुल्ली डंडा बनाना, सबका उत्साह, लगन, खिलाड़ियों का इकट्ठा होना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, फिर एक दूसरे को मनाना और सबका सरल स्वभाव। देर से घर पहुंचने पर माता पिता का नाराज़ होना, सब कुछ। लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि गुल्ली है ज़रा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। थैंक यू।